हेलो बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स दा में। आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसे कहते हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस लॉ और गॉस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक गॉस लॉ। चलिए, गॉस लॉ में जाने से पहले हमें एक टर्म और जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे आप देखिए एक सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, ठीक है। और हर एक सरफेस का एक एरिया वेक्टर होता है। जो एरिया वेक्टर होता है बच्चों, वो हमेशा उस गिवन सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब एरिया वेक्टर जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस सरफेस के एरिया के इक्वल रहेगा, और जो उसका डायरेक्शन रहेगा दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस पॉइंटिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया इस सरफेस का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो पहले हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर सरफेस ले लिए, एक छोटा सा सरफेस यहाँ कंसिडर किए, ठीक है। मान लीजिए ये सरफेस है डी ए, तो डी ए वेक्टर जो हो गया इस छोटा सा सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया ई। तो इस छोटा सा सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। छोटा सा सरफेस है तो छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट इज डी फाई। सो दिस इज डिफाइंड एज ई वेक्टर ई कॉस थीटा इंटू डी ए, ई कॉस थीटा इंटू डी ए, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अब ई कॉस थीटा इंटू डी ए क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसिडर करते हैं, या उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उन कंपोनेंट्स को कंसिडर करते हैं विच आर नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसको कंसिडर कर रहे हैं बच्चों? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के उस कंपोनेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंसिडर करते हैं जो कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो है वो उस गिवन सरफेस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकाल देंगे तो हम लोग को ये कंडीशन मिल जाएगा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर ऑलरेडी सरफेस पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी रहेगा। अब आप जानते हैं कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, और ये हमारा एरिया वेक्टर है, डी ए हमारा एरिया वेक्टर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई, तो डी ए और ई के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, ठीक है। तो हम लोग अगर ई वेक्टर के दो कंपोनेंट्स को तोड़ेंगे, मतलब इसका कंपोनेंट्स निकालेंगे, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा बच्चों और एक कंपोनेंट इधर आएगा, और इधर आएगा ई कॉस थीटा। आप जानते हैं क्लास 11th में भी हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह से वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं, ई कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा आपका ई साइन थीटा। तो हमें कौन सा कंसिडर करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट को कंसिडर करना है जो कि उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर ऑलरेडी सरफेस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है हमको वो कंपोनेंट को कंसिडर करना है। तो कौन से कंपोनेंट को लेना है? ई कॉस थीटा को। सो ई कॉस थीटा इंटू डी ए।
सो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े थे कि अगर कोई भी दो वेक्टर कॉस थीटा के फॉर्मूला से आता है, मतलब ए बी कॉस थीटा, जैसे यहाँ ई डी ए कॉस थीटा, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, मतलब दिस इज ई डॉट डी ए वेक्टर, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटा सा सरफेस के लिए। तो इस पूरा सरफेस के लिए निकालने चाहेंगे अगर हम लोग, दैट इज फाई टोटल अगर निकालने चलेंगे, तो फाई टोटल क्या आ जाएगा हमारा उस गिवन सरफेस के लिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन जब हम डी फाई का करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब उस पर्टिकुलर जगह पर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बाहर हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस आएगा, टोटल सरफेस के थ्रू जो आएगा वो हो जाएगा ई वेक्टर बाहर हो जाएगा, और अंदर में क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर बच जाएगा। अब डी ए वेक्टर क्या है, डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ए रिप्रेजेंट कर रहा है इस छोटा सा एरिया को। अब ऐसा ऐसा सारा डी ए को निकाल के जोड़ देंगे, इस टोटल सरफेस का एरिया आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ए। तो फाई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई टोटल हो जाएगा ई डॉट ए। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस। बस ध्यान देना है बच्चों, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं, इंटीग्रेशन से उसको बाहर नहीं करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अब हम लोग समझते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है बच्चों, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज सरफेस का मतलब यहां हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि 3 डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए। 3 डायमेंशनल मतलब सब तरफ से बंद होना चाहिए। जैसे आप जिस रूम में अभी बैठ के पढ़ रहे होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो एक क्लोज सरफेस है, ऊपर से भी क्लोज है, नीचे फ्लोर से भी क्लोज्ड है, और आपके 4 गो वॉल्स भी उसको क्लोज किए होंगे, ठीक है। मतलब वो सब तरफ से पैक्ड है, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज सरफेस, मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए, ठीक है। So the net electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed inside the surface. The net charge enclosed inside the surface. ठीक है, मतलब अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा उस नेट चार्ज का 1 by epsilon naught टाइम्स कर देंगे तो उस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो डेफिनेशन है वो एयर या वैक्यूम के लिए है, एयर या वैक्यूम के लिए है, ठीक है। क्योंकि अगर दूसरा कोई मीडियम रहेगा तो फिर हमें उसका परमिटिविटी लेना पड़ेगा, मतलब वहां पर 1 by epsilon naught की जगह पे 1 by epsilon naught की जगह पर 1 by epsilon आ जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है, मतलब वहां पे हमारा आ जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आप जानते हैं कि मीडियम में क्या होता है, जब मीडियम आता है तो उसका हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज k टाइम्स ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो ये जो डेफिनेशन है ये फ्री स्पेस और एयर के लिए था, अगर कोई और मीडियम रहेगा तो यहाँ पर उसका हमें परमिटिविटी लेना पड़ेगा। बट बेसिक डेफिनेशन क्या है कि जैसे कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर Q चार्ज मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि अगर ये Q चार्ज है तो इसमें से लाइंस ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, सभी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर मीडियम एयर या फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, अगर दूसरा मीडियम रहेगा तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर। सो ये है गॉस थ्योरम का डेफिनेशन, जिसने कहा कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। अब आप एक चीज देखिए, ये जो चीज हम लोग लिखे हैं Q by एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है फाई, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या आया, ई डॉट ए आया। सो वी कैन, या आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, अगर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ तब तो ई डॉट ए नहीं लिख पाएंगे उसको। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए, बट ये किस तरह के सरफेस के लिए होगा, ये क्लोज सरफेस के लिए। तो अब यहाँ पर एक गोला बना दीजिए जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि सरफेस इंटीग्रल, क्या क्या कौन सा इंटीग्रल, सरफेस मतलब एरिया के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सरफेस इंटीग्रल किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल। किसका, सरफेस इंटीग्रल, किस सरफेस, मतलब इंटीग्रल जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है। लाइन इंटीग्रल मतलब लेंथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करना है, सरफेस इंटीग्रल मतलब एरिया के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है, और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहां पर सरफेस इंटीग्रल मतलब हम लोग को एरिया वेक्टर के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। आप ऐसे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द अबाउट गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, इसका प्रूफ में हम लोग बाद में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि गॉस लॉ का प्रूफ कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर एक फिगर दिया गया है, ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज रख दिया गया है क्यू इन नाम का। ठीक है, अब एक बात बताइए हमको कि जैसे एक तरबूज है, उसको आप हाफ काट दिए, तो हाफ जब काट देंगे तो उसका जो बीचा रहता है, तरबूज का जो बीज रहता है वो आपको दिखेगा। तो एक बीज को आप सेंटर पर इमेजिन कीजिए और वो चार्ज क्यू है। तो बोल रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर के थ्रू हमें चार्ज निकालना है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। लेकिन गॉस लॉ ने क्या कहा, गॉस लॉ ने इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, गॉस लॉ ने क्या कहा कि सरफेस तो क्लोज होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज, मतलब 3D होना चाहिए। ये तो क्लोज नहीं है ना, क्या ये सब तरफ से क्लोज है, ऊपर से, फिर से समझिए, जब तरबूज का वो बीज तरबूज के अंदर रहता है, जब आप उसको काटते नहीं है तो क्या आप उस बीज को देख पाते हैं, नहीं, बिकॉज वो सब तरफ से क्लोज्ड है। लेकिन जब उसको आप हाफ काट देते हैं तब तो आपको बीज दिखता है, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस नहीं है, तो ऊपर से क्लोज नहीं है। तो फिर आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको ऊपर से एक हेमिस्फीयर इस तरह का इमेजिन करना होगा, आपको एक हेमिस्फीयर इमेजिन करना होगा। ठीक है, आप एक मिनट, आप एक काम कर सकते हैं, एक हेमिस्फीयर यहां पे इमेजिन कर लीजिए ऐसे, सॉरी, एक हेमिस्फीयर आप इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से एक हेमिस्फीयर आप इमेजिन कर लिए ऊपर से। तो अब जब ऊपर से आपने हेमिस्फीयर को इमेजिन किया तो ये पूरा एक स्फीयर बन गया, सब तरफ से वो चार्ज क्लोज हो गया, राइट, सब तरफ से वो चार्ज क्लोज हो गया। जब सब तरफ से वो चार्ज क्लोज हो गया तो आप जानते हैं गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल टू, कितना चार्ज इस सरफेस के अंदर है, तो चार्ज है क्यू इन, सो इट इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बट एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूरा हेमिस्फीयर, पूरा स्फीयर था, नहीं था, हेमिस्फीयर था। सो रिक्वायर्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्लक्स वो हो जाएगा क्यू इन डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि आधा हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था अगर पूरा स्फीयर होता तो, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में तो हेमिस्फीयर दिया है। सो रिक्वायर्ड फ्लक्स जो हमारा है, रिक्वायर्ड फ्लक्स जो है दैट इज फाई रिक्वायर्ड, दैट इज क्यू इन बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज है क्यू इन। तो इसके लिए अगर हमें पूछा जाए कि क्या होगा, फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस पूछ रहा है ऑफ क्यूब, किसी भी एक सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं गॉस लॉ के हिसाब से, इस क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब के सेंटर पर चार्ज है, सब तरफ से ये चार्ज बंद है, तो गॉस लॉ के हिसाब से फाई टोटल कितना हो जाएगा, फाई टोटल, तो फाई टोटल हो जाएगा क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई टोटल हो जाएगा क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और किसी एक सरफेस से पूछ रहा है, थ्रू एनी सरफेस, सो रिक्वायर्ड फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा,
रिक्वायर्ड फ्लक्स या फाई रिक्वायर्ड जो हमें है क्वेश्चन में, वो कितना हो जाएगा किसी भी एक सरफेस से। तो यहाँ 6 सरफेस होता है क्यूब में, तो किसी भी एक सरफेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/6 हो जाएगा। तो क्यू इन बाई 6 एप्सिलॉन नॉट विल बी द रिक्वायर्ड फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस सरफेस से भी जाएगा, एक एक पीछे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। तो आप जिस रूम में बैठे हैं वहां देखिए 6 सरफेस है, तो हर एक सरफेस में ड्यू टू सिमेट्री इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसी एक सरफेस से अगर निकालना है उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज क्यू इन बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन में आते हैं, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्फेसेस S1 एंड S2। तो S1 S2 दो सरफेस है, ठीक है। पहले S1 सरफेस को लेते हैं, S1 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है तो Q चार्ज है, तो फाई S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड सरफेस S2, तो S2 के अंदर कितना चार्ज है, तो बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, S2 के अंदर वो बोलते हैं 2Q चार्ज है, नहीं S2 के अंदर 3Q चार्ज है, क्योंकि S2 के अंदर ये Q चार्ज भी तो इंक्लूड हो जा रहा है ना। S1 के अंदर तो सिर्फ ये Q आ रहा है, लेकिन S2 के अंदर तो दोनों आ जा रहा है। सो S2 के अंदर कितना चार्ज हो जाएगा 3Q, तो 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो रेशियो जो है फाई S1 के थ्रू बाई फाई S2 के थ्रू, दैट इज 1/3 और 1:3 हो जाएगा। so this is the ratio of electric flux through S1 and S2। so ये था about basic concept of Gauss theorem। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस बताएंगे गॉस थ्योरम के ऊपर, और क्वेश्चंस देखेंगे और गॉस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे। गॉस थ्योरम में जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उसको देखेंगे, जो भी सीबीएसई बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं उन टाइप के क्वेश्चंस को भी डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू।